वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 4 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मतलब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सतत कृषि और जलवायु लचीले खेती को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। तो ये खेत बचाओ अभियान का जो शुभारंभ है रायसेन मध्य प्रदेश से किया गया है और इसकी शुरुआत 1 जून से 30 जून 2026 के बीच में ये अभियान चलते रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल खेत को बचाना बल्कि मृदा, खेत और किसान को भी बचाना है। अब इस अभियान को लाने का उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ पे जो खेती की जाती है उसमें रासायनिक खाद और उर्वरक का, इसके साथ ही कीटनाशक का इतना अंधाधुंध तरीके से यूज़ किया जाता है जिससे मृदा की जो उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, मतलब जो भूमि है बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है। तो इसको रोकने के उद्देश्य से मतलब किसानों को जैविक खेती और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो ये खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अब इसमें कुछ जो है मुख्य बिंदु भी रखे गए हैं कि इस अभियान के तहत मृदा का परीक्षण किया जाएगा, साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जल का संरक्षण किया जाएगा, जल का प्रबंधन किया जाएगा, उन्नत बीज और कहना चाहिए इसके अलावा जो स्वदेशी बीज है इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके अलावा हरी खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ किसानों को देने के लिए और कहना चाहिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का यूज़ करने के लिए किसानों के लिए जो है खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा, जो किसान है उसकी आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसान की आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि कैसी होगी, लागत में क्या आ जाएगी, कमी। लागत में कमी आएगी तो आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और साथ में पैदावार, मतलब जो हम लोग उत्पादित करते हैं, जो किसान उत्पादित करता है उसकी गुणवत्ता, उसकी पैदावार में वृद्धि होगी, है ना। तो इसी को देखते हुए जो है सरकार के द्वारा ये खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अब हमारे यहाँ पे जो है किसानों से रिलेटेड कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत साल में जो है 6,000 रुपये की राशि दी जाती है 3 किस्त में, है ना, 2-2 हज़ार की राशि। इसके अलावा जो है मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग मतलब अपने जो उत्पाद है उसको मंडी में बेचने के लिए ई मंडी योजना लेके आई गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिंचाई के लिए जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आई गई है। तो सरकार के द्वारा जो है किसानों के लिए लगातार नई नई योजनाओं के द्वारा किसानों की आय में वृद्धि किया जा रहा है ना, ताकि उसकी लागत में कमी की जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य को नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता मिली किसको, मिजोरम को। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम में अदरक की खेती अपनी गुणवत्ता और उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे यह उपाधि दी गई है ना। अब बात करते हैं कि इस अदरक में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूँ भारत की अदरक राजधानी मिजोरम के बारे में, तो यहाँ पर जो कहना चाहिए अदरक है उसकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी है, उच्च क्वालिटी का है, और यहाँ पर कार्बनिक खेती की जाती है। तो इसी को देखते हुए जो है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ की जो जलवायु है वो अदरक के अनुकूल है, जैसे उच्च वर्षा होना, उष्णकटिबंधीय पहाड़ होना। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर अदरक की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पादित की जाती है ना। अगर मैं बात करूँ तो अदरक जो है एक कहना चाहिए नगदी फसल है, औषधि फसल है ना, जिसका यूज़ जो है औषधि के रूप में किया जाता है। अगर अब मैं बात करूँ मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम जो स्टेट है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी क्षेत्र में अगर बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जस्ट क्या आता है आपका, मिजोरम आता है ना। जो मिजोरम है वो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है ना। इधर जो है वो बांग्लादेश को नहीं छूता क्योंकि यहाँ से जो है वो असम लग जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिजोरम की राजधानी क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मानसून 2026 को लेकर कौन सा कथन सही है? तो भारत में मानसून को लेकर जो है
पिछले 11 वर्ष का सबसे कमजोर मानसून होने की आशंका बताई जा रही है। अब क्यों बताई जा रही है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, है ना, उस क्षेत्र का जो जल है, जो गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब लगातार बढ़ते गया तो जो गर्म जलधारा है वो वहाँ से पास होती है। जैसे ही गर्म जलधारा वहाँ से पास होती है तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है ना, उस क्षेत्र का जो पानी है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जब वहाँ पे गर्म होता है मतलब टेम्परेचर क्या हो गया उस क्षेत्र में, हाई हो गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा उस टाइम पे, लो हो जाएगा। अब भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है इसको जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है लो, इसका मतलब प्रेशर क्या होता है, हाई। तो भारत की ही नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसकी, हिंद महासागर की। हिंद महासागर में उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है, सर्दियों के टाइम पे जो टेम्परेचर रहता है वो लो होता है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। और प्रशांत महासागर में जब एल नीनो आता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर लो हो जाता है। तो प्रेशर क्या करता है, उच्च वायुदाब क्या करता है, वो निम्न वायुदाब की ओर अग्रसर होता है। मतलब निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। तो समस्त जो वायुदाब है वो कहाँ चले जाता है, आपके पूर्वी प्रशांत तट पर चले जाता है, जिससे हिंद महासागर में चलने वाली जो व्यापारिक पवनें होती है वो मई और जून के महीने में, है ना, मई और जून के महीने में ही हमारे यहाँ पे जो है 4 जून को ही या 1 जून को कहना चाहिए, केरला में पश्चिमी तट पर मानसून टकराता है। तो ये व्यापारिक जो पवनें होती है वो विषुवत रेखा को पार करने वाली होती है। लेकिन जिस साल एल नीनो आता है उस टाइम पे ये व्यापारिक पवनें जो होती है अपना रूट बदल देती है, जिसके कारण होता ये है कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है वो हो जाता है क्या, कमज़ोर। और हमारे यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसका 98%, कितना, 98% बारिश होती है। लेकिन अभी भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा ये संभावना बताई गई है कि हमारे यहाँ पे 92% जो है दक्षिण मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के थ्रू जो है बारिश हो सकती है। मतलब कि उतना, मतलब कहना चाहिए बारिश नहीं हो सकती जितना होना चाहिए। मतलब किसानों के लिए जो पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मौसम विज्ञान के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस साल का जो मानसून है वो कमज़ोर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन में कितने वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो अभी जो है 6 साल पूरे कर चुके हैं किसने, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसकी जो शुरुआत है वो कोरोना काल में हुई थी, है ना। कोविड-19 के समय जो रेहड़ी पटरी वाले जो रहते हैं, है ना, वो अपने कहना चाहिए एक तरीके से बेरोजगार हो चुके थे। तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए जो है, या खुद का स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेके आई गई थी। ठीक है, ताकि रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदार को बिना किसी गारंटी के आसान लोन उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम आसान लोन उपलब्ध कराएंगे तो उनकी जो आर्थिक रूप से सशक्त बनना है तो वो सशक्त हो सकते हैं। अब इससे क्या होगा, पहले चरण में 10,000 रुपये लोन देने वाले थे। ठीक है, पहले चरण में 10,000 रुपये लोन देंगे। फिर दूसरे चरण में कितना मिलेगा, 20,000 लोन। और ये 20,000 लोन कब मिलेगा, जब आपने पहला वाला जो लोन है उसको जो है पे कर दियो, है ना, उसका पूरा पेमेंट कर दियो, तो आपको दूसरे चरण का जो है लोन मिलेगा 20,000। तीसरे चरण में आपको कितना मिलेगा, 50,000। लेकिन 50,000 कब मिलेगा आपको, तब दूसरे चरण का जो 20,000 का लोन मिला था उसको आप क्लियर कर दोगे, है ना, उसको पूरी तरीके से जो है चुकता कर दोगे, समय पर चुका दोगे, तो जो है आपको 50,000 का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो ब्याज मिलेगी, जो सब्सिडी मिलेगी 7% प्रति साल की मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिला के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों के लिए जो है बिना किसी गारंटी के ये लोन प्रदान कर रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक का विमोचन पीटी उषा ने किया है। यह पुस्तक किस ओलंपिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है। तो भारत का पहला स्वर्ण पदक हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था। और इस टाइम पे जो कप्तान थे वो कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा उस टाइम पर कप्तान थे। और इन्होंने नीदरलैंड को हराया था। किसको, नीदरलैंड, मेजबान जो थी, है ना, नीदरलैंड, इसको हराया था 3-0 से। सबसे ज़्यादा जो गोल है वो किए थे मेजर ध्यानचंद ने। कितने गोल किए थे, 14 गोल। और जो मेजबान टीम थी नीदरलैंड, इनने एक भी गोल नहीं कर पाई थी, है ना। ये इतना बड़ा कारनामा था। इस कारण मेजर ध्यानचंद को भी जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत ने
अभी तक हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीते। कितने? 8 गोल्ड। और कितने सिल्वर जीते? तो 1 सिल्वर और जो है 4 ब्राउन्ज। ठीक है, ये मेडल उन्होंने जीते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी लास्ट टाइम जो है हमने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे पीएन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।